नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की पूरे बुक से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा कि आप सबके एग्जाम्स लगातार सभी विश्वविद्यालय के लगे हुए हैं और सभी का पेपर OMR सीट पर इस बार कराया जा रहा है, तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपका पेपर OMR सीट पर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ये सभी रिपीटेड तौर पे हैं, यानी जो लगातार पिछले 3 वर्ष में सभी विश्वविद्यालय में रिपीट किए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। एक ही वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। 75 नंबर का पूर्णांक आपको एक ही वीडियो से मिलेगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालय में OMR सीट पर पेपर चल रहे हैं। जैसा कि अगर आप DD यूनिवर्सिटी से हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। MSU मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी हो, कानपुर विश्वविद्यालय से हो, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय हो आपका, या मां बंधवासिनी विश्वविद्यालय से हो, सभी विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी ये क्लास। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से मिश्रित ग्रंथि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड ग्लैंड पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा है। तो पैनक्रियास को याद रखेंगे, पैनक्रियास यानी अग्नाशय, ये आपका क्या है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथियां वह होती हैं जो अंतःस्रावी हार्मोन को छोड़ने वाली होती हैं और बाह्य स्रावी एंजाइम को छोड़ने वाली होती है, दोनों पर ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि थायराइड एक शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियास हो जाएगा सही उत्तर। ये एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 2, जिसमें है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इस, तो ये डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो क्या होता है, सिग्मोइडल होता है। कैसा होता है, सिग्मोइडल होता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र का समय पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हृदय चक्र कार्डियक साइकिल टाइम पीरियड क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 8 सेकंड, दूसरा है 1.2 सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.8 सेकंड और चौथा ऑप्शन है 12 सेकंड। तो आप सब याद रखेंगे कि कार्डियक साइकिल का जो समय होता है वो 0.8 होता है। कितना होता है, 0.8 सेकंड। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से पूरी धड़कन, ध्वनियों की सिकुड़ना और फैलाना ये लगभग 0.8 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि एंजाइम के जिन स्थानों पर सब्सट्रेट आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर द सब्सट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट। क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट कहा जाता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम की सतह पर वह विशिष्ट स्थान जहां पर रासायनिक क्रिया के लिए सब्सट्रेट फिट होता है तो उसे सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा कारक एंजाइम प्रेरित क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस रिएक्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, बी है आपका पीएच, सी आप सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और डी ऑप्शन साइज ऑफ रिएक्शन विसल। तो इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विसल का आकार। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ विसल, प्रतिक्रिया पोत का आकार, क्योंकि एंजाइम की गति तापमान, पीएच और सब्सट्रेट की सांद्रता कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। वर्तन जो होता है यानी विसल, ये छोटा या बड़ा होता है, इससे रासायनिक अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि बड़ी आंत। क्वेश्चन क्या है कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज टेस्टाइन इज टू। तो क्या पूछा गया है भाई, बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का जो प्रमुख कार्य होता है वो जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है। विच एंजाइम इज
क्रिटिकल फॉर द इनिशिएशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए एंजाइम कौन सा महत्वपूर्ण है? फैटी एसिड का सिंथोस, या फिर ऑप्शन बी जिसमें दिया गया है कि एसाइल को डिहाइड्रेनेज, ऑप्शन सी है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज, और ऑप्शन नंबर 4 जिसमें HMgCO रेडेक्स। तो इनमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कीटोजेनेसिस मुख्य रूप से कहां पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछा गया है? कीटोजेनेसिस मुख्य रूप से कहां पर होता है? तो कीटोजेनेसिस मुख्य रूप से जिगर यानी लीवर में होता है। कहां पर होता है मित्रों? लीवर में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जिसमें है कि निम्न में से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है हेनेले लूप, दूसरा दिया गया है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है रीनल पेल्विस, और चौथा ऑप्शन है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि दूरस्थ कुंडलित नालिका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रीनल पेल्विस। क्या हो जाएगा सही उत्तर? रीनल पेल्विस। इसमें से रीनल पेल्विस जो है नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बाकी हेनेले लूप, ग्लोमेरुलस और दूरस्थ कुंडला नालिका ये सभी किसके पार्ट है? नेफ्रॉन के पार्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें है कि रुधिर जमने में सहायक आयन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि हेल्प आयन हेल्प इन ब्लड कॉन्जुगेशन इज। तो कौन सा आयन है जो रुधिर के कॉन्जुगेशन में सहायक होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम आयन, दूसरा है सोडियम आयन, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन। तो आयन के ये रुधिर के जमने में जो सहायक आयन है वो है आपका कैल्शियम आयन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, क्योंकि कैल्शियम आयन रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के कई चरणों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये मुख्य रूप से तंत्रिका, आवेग और मांसपेशियों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था रुधिर के जमने में, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीकरण के प्रत्येक चरण में कितने कार्बन अणु फैटी अम्ल श्रृंखला से कम होते हैं? इन बीटा ऑक्सीडेशन ईच साइकिल शॉर्टन द फैटी एसिड चेन बाई हाउ मनी कार्बन एटम? तो कितने कार्बन एटम होते हैं? इनमें 2 कार्बन एटम होते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर। प्रत्येक चक्र में फैटी एसिड की चेन से 2 कार्बन परमाणु एसिटाइल CoA के रूप में अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि ABO रुधिर समूह का वर्गीकरण आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ABO ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पर बेस्ड होता है? ये एंटीजन पर बेस्ड होता है या एंटीबॉडी पर या बोथ A एंड B दोनों पर? तो ABO रुधिर समूह का वर्गीकरण इन दोनों पर यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पर ये निर्धारित होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी के आधार पर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें श्वसन केंद्र उपस्थित होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द, पहला ऑप्शन जिसमें है सेरिबेलम, बी है मेडुला अब्लागाटा, सी है हाइपोथैलेमस, और ऑप्शन नंबर 4 जिसमें आपका दिया स्पाइनल कार्ड। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला अब्लागेटा, ठीक है। श्वसन केंद्र कहां पर? मेडुला अल्बागेटा में उपस्थित होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मस्तिष्क का यह हिस्सा सांस लेने के लय और दर को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम संतुलन बना रहे, सेरिबेलम जो है ये संतुलन बनाता है, ठीक है, और हाइपोथैलेमस तापमान को नियंत्रित करता है। मेडुला अल्बागाटा ये श्वसन केंद्र के में उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा एंजाइम CO2 H2O की क्रिया को प्रेरित कर कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करते हैं? एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन ऑफ CO2 एंड H2O फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसमें पहला ऑप्शन है परमिनेज, बी कार्बोनिक
एनहाइड्रेज, कैटालेज और पराक्सीडेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह शरीर का सबसे तेज एंजाइम माना जाता है जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में बदल देता है ताकि इसका परिवहन हो सके। अगला क्वेश्चन है कि डाई अलिंद, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कि द्विलिनी कपाट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, द्विलिनी कपाट किसके बीच उपस्थित होता है। तो द्विलिनी जो कपाट है ये बाह्य अलिंद तथा बाह्य निलय में होता है। कहां पर होता है, बाह्य अलिंद तथा बाह्य निलय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि अंतः श्वसन में शामिल प्राथमिक मांसपेशी कौन सी है। व्हाट इज द प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व द इन रेस्पिरेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन जिसमें डायाफ्राम दिया गया है, बी है इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है कि एब्डोमिनल मसल्स, और ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसमें डायाफ्राम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अंतः श्वसन शामिल प्राथमिक मांसपेशी जो है वो डायाफ्राम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अमीनो अम्ल गैर जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच अमीनो एसिड इज नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में से पूछा गया है, तो इनमें से टायरोसिन याद रखेंगे। टायरोसिन ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी गैर जरूरी अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो गैर जरूरी अमीनो अम्ल क्या होते हैं, गैर जरूरी अमीनो अम्ल वह होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है, जिसमें ल्यूसीन, जैसे बात करें ल्यूसीन की, तो ल्यूसीन और मेथियोनिन और फेनिलिन ये जरूरी इसेंशियल है जिन्हें भोजन से हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से क्या नॉन इसेंशियल पूछा गया था, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सभी एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेट प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट प्रोटीन का उदाहरण पूछा गया। हीमोग्लोबिन याद रखेंगे मेरे दोस्त, हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रकार का कॉन्जुगेट प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जिसमें है कि सामान्य रुधिर दाब, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इसमें पूछा गया है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो कितना होता है, वो 120 से 80 mg होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है ग्लाइकोलिपिड का मुख्य कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस का क्या पूछा गया है, ग्लाइकोलिपिड्स प्ले ए की रोल इन। तो ग्लाइकोलिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका पहचान व संचार करना। क्या होता है, कोशिका की पहचान व संचार करना। ऑप्शन नंबर आपका 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड में से कौन सा है। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड वह होते हैं जिनको हमें भोजन से लेना पड़ता है, और नॉन इसेंशियल हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे इसेंशियल, तो इनमें से इसेंशियल जो है वो है लाइसिन। लाइसिन जो है ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, जबकि जो शरीर नहीं बना पाता। जबकि बात करें हम एनिलीन, ग्लूटामीन और स्पार्टिक एसिड ये शरीर खुद बना लेता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि साल्टेटरी संचरण पाया जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन प्रेजेंट इन। तो साल्टेटरी कंडक्शन जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है, ये माइलिनेटेड तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होता है। तो यहां पर पूछा गया है क्या कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि के यानी कि प्यूटिटरी ग्लैंड के अग्र ग्लोब से स्रावित होता है। ऑप्शन में देखेंगे पहला जिसमें है ऑक्सीटोसिन, बी आपका दिया गया है ADH, सी है GH, और चौथा आपका दिया गया है मेलाटोनिन। तो इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा GH यानी ग्रोथ हार्मोन।
ठीक है, जीएच को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि के अग्रलोब से स्रावित होता है, ठीक है। जबकि बात करें ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये पश्च लोब से निकलते हैं, और जीएच है यानी ग्रोथ हार्मोन, ये अग्रलोब से निकलता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी की कौन सी वेव निलय को विश्राम प्रदर्शित करती है? विच वेव इज ईसीजी रिप्रेजेंट द रिलैक्स एक्शन ऑफ वर्टिकल्स? तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा टी वेव। टी वेव जो होती है ये क्या करता है? टी वेव ये ईसीजी की निलय के विश्राम को दर्शाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट उत्तर। जबकि बात करें यहाँ पर कि जो आपका दिया गया है एस आर और क्यू, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये निलय के संकुचन और टी वेव निलय के वापस होने का विश्राम दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ईसीजी कौन सी वेव निलय के विश्राम को प्रदर्शित करती है, तो टी वेव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द कन्वर्जिंग ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट? ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने के दौरान एटीपी का शुद्ध लाभ क्या है? तो एटीपी का जो शुद्ध लाभ है वो 2 एटीपी है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कुल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, इसलिए शुद्ध लाभ नेट गेन केवल 2 एटीपी का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिए शरीर में गर्मी का उत्पादन। शरीर में गर्मी का उत्पादन क्या ये पेशीय तंत्र का कार्य नहीं है? बिल्कुल ये पेशीय तंत्र का कार्य है। कंकाल की गति, कंकाल की गति भी इसमें इंक्लूड है। रक्तचाप का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्योंकि रक्तचाप का मुख्य नियमन जो होता है वो स्वायत्त तंत्रिका और हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियां गर्मी पैदा कर सकती हैं, कंकाल को हिला सकती हैं और मुद्रा में बनाए रख सकती हैं, लेकिन रक्तचाप का नियमन नहीं कर सकती। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएंजाइम्स इज, सह एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो सह एंजाइम प्राय एक विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? ऑफन ए विटामिन। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। सह एंजाइम गैर प्रोटीन कार्बनिक अणु होते हैं जो अक्सर विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से प्राप्त होते हैं और एंजाइम की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट बाय। सामान्यतः तंत्र यह है कि एक एंजाइम कार्य करता है। तो एक एंजाइम जो है ये कार्य करता है सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में। रेड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि एंजाइम किसी भी रासायनिक क्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक बाहरी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की बाधा को कम कर देते हैं, जिससे क्रिया तेजी से पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि मोस्ट एबुडेंट वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल वॉल। पादप कोश का भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड। तो पानी में अघुलनशील पॉलीसेकेराइड इनमें से पूछा गया कौन सा होगा? देखेंगे जिसमें पहला है सेलुलोज, बी है हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लेग्निन। तो इनमें सेलुलोज आपका सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोश का भित्ति में सबसे प्रचुर मात्रा में पानी में जो अघुलनशील पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इन्वॉल्व इन ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लैक्टोज के चयापचय में शामिल नहीं है? तो ग्लैक्टोज के चयापचय में कौन शामिल नहीं है? तो ग्लूकोकाइनेस, याद रखेंगे ग्लूकोकाइनेस ये ग्लैक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज विशेष रूप से ग्लूकोज के चयापचय में काम आता है। ग्लैक्टोकाइनेज की बात करें तो जो काइनेज है ये ग्लैक्टोज फर्स्ट फास्फेट यूरिडाइल फॉस्फेट में कार्य करता है, ठीक है, और ये इसका हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका ग्लैक्टोकाइनेज नहीं होगा, ग्लूकोकाइनेज होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोन एज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लाइकोलिसिस में दर सीमित चरण के रूप में जाना जाता है? तो दर सीमित चरण के रूप में फास्फोफ्रक्टोज काइनेज को हम जानते हैं। किसको? फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर, क्योंकि पी एफ के एंजाइम ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक है और यह तय करता है कि कोशिका को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है, उसी गति से ग्लूकोज को तोड़ता है और इसे पेसमेकर एंजाइम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेनोलिसिस में एड्रानिन किस एंजाइम पर कार्य करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ग्लूकोजेनोलिसिस में एड्रानालिन ये किस एंजाइम पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है ये फास्फोरिलेज पर कार्य करता है। किस पर? फास्फोरिलेज। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन में आवश्यक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में जो है CO2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लोराइड शिफ्ट के लिए क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मायोसिन, हम आप कहिएगा मायोजेनिक हृदय निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मौजूद होते हैं? तो मायोजेनिक बात हो रही है, तो मायोजेनिक हृदय ये मौजूद होते हैं ल्यूमुलस में। किसमें? ल्यूमुलस में सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रश्न है कि धमनियों की दीवारों का मोटा होना क्या कहलाता है? द थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड। तो आर्टरीज का जो है मोटा होना यानी धमनियों की दीवार का मोटा होना क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको धमनी काठिन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी काठिन्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मस्ट बी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है? तो ये ग्रास नली में सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है? ग्रास नली में होता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे पेट। क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन पेट, दूसरा है छोटी आंत, बड़ी आंत और अन्न प्रणाली। तो इनमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। पाचन तंत्र के किस भाग में पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में अवशोषण उसका होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फूड पासेस। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में उन अंगों का सही क्रम है जिनसे होकर के भोजन गुजरता है? तो भोजन जिनसे होकर के गुजरता है वो कौन सा है? तो सबसे पहले भोजन ग्रास नली में जाता है, फिर पेट, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रकार के कई बार प्रश्न आ चुके हैं, इस बात का विशेषकर आप सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी जितना मैं करा रहा हूँ ये सभी जो है रिपीटेड ही प्रश्न है दोस्तों। सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जितने भी छात्र हमारे नए जुड़े हुए हैं आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक सेमेस्टर में इसी प्रकार की क्लास और नियमित संचालित रूप से आपके क्लास के अपडेट, आपकी यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसमें लैक्टोज इज कंपोस्ट ऑफ। लैक्टोज किससे मिलकर के बना होता है? तो लैक्टोज जो होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है जो एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ठीक है, और यह अणु ग्लूकोज को एक अणु ग्लैक्टोज में जोड़ने से बनती है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं, और दोनों क्या है? एक प्रकार के डाइसैकेराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि ए फैटी एसिड अनसैचुरेटेड इफ इट कंटेन। एक फैटी एसिड असंतृप्त है अगर इसमें मौजूद है हाइड्रोजन बंध, डबल बंध, एकल बंधन या इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। एक फैटी एसिड असंतृप्त है अगर इसमें मौजूद है डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये स्थिर होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट सीट संरचनाएं मुख्य रूप से पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण स्थिर होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में मौजूद शर्करा का प्रकार कौन सा है? तो डीएनए में पेंटोज शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए यानी डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। इसे हम क्या कहते हैं? डाई ऑक्सी राइबोज कहते हैं, ठीक है। और 5 कार्बन वाली शर्करा को क्या कहा जाता है? पेंटोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार संग्रहित करते हैं, जिगर में ग्लूकोज, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड, रक्त में ग्लूकोज, और डी है यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और आपका अगला प्रश्न है, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। लाल रक्त कोशिका उत्पादन का उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो जिसमें हार्मोन्स कौन सा जिम्मेदार है? पहला दिया गया है इंसुलिन, बी आपका दिया गया थायरॉक्सिन, सी है एरिथ्रोपोइटिन और डी दिया गया कार्टिसोल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एरिथ्रोपोइटिन। यह हार्मोन मुख्य रूप से गुर्दे यानी किडनी द्वारा बनाया जाता है और अस्थि मज्जा बोन मैरो को नई आरबीसी बनने का संकेत देता है। इंसुलिन क्या करता है? शुगर कंट्रोल करता है, जबकि थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी स्लीप वेक साइकिल। कौन सा हार्मोन शरीर के सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें पहला ऑप्शन जिसमें मेलाटोनिन, दूसरा इंसुलिन, सी ऑप्शन जिसमें एस्ट्रोजन और डी दिया गया टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार एक प्रकार का हार्मोन है और इसको हम थोड़ा सा विस्तृत में समझने का प्रयास करेंगे। मेलाटोनिन मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि द्वारा अंधेरे में स्त्रावित होता है जो शरीर को बताता है कि अब सोने का समय हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, which hormones is product by the adrenal gland and help regulate salt and water balance in the body। कौन सा हार्मोन अधवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और शरीर में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है? जिसमें पहला है कार्टिसोल, बी है एल्डोस्टेरोन, सी है एपिनेफ्रिन और डी दिया गया है नोरएपिनेफ्रिन। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यह मिनरलो कार्टिकोड में जो किडनी की सोडियम रोकने और पोटेशियम बाहर निकालने के निर्देश को देता है, जिससे पानी का संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द थायराइड ग्लैंड एंड प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तेजित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो थायराइड उत्तेजक हार्मोन है, जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पुरुष यौन विशेषताओं के विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन है, पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। ये मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन है, पुरुष सेक्स हार्मोन है, जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से जो होते हैं ये महिला के
अवशेषताओं के लिए होते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष का सेक्स हार्मोन है, जो कि पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन पुरुष यौन विशेषताओं के विकास और रख रखाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, तो टेस्टोस्टेरोन पर आप सही आंसर डालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज अबाउट, हृदय चक्र की समय अवधि लगभग कितनी होती है? तो हृदय चक्र की जो समय अवधि होती है 0.8 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है दोस्तों कि आपातकालीन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया निम्नलिखित हार्मोन द्वारा स्रावित होती है। तो दोस्तों आपातकालीन में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया जो नियंत्रित होती है वो किस हार्मोन के द्वारा होती है? ध्यान रखेंगे काइटेकोलाइमाइन। काइटेकोलाइमाइन एक प्रकार का हार्मोन है जो आपातकालीन में फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें है कि स्मूथ मसल्स आर, आरेखित पेशियां होती हैं। तो आरेखित पेशियों की बात होती है तो अनैच्छिक और आरेखित, अनैच्छिक तथा रेखित ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? आरेखित पेशियां होती हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्राउन्स की झिल्ली को निम्नलिखित नाम से भी जानते हैं। तो क्राउन्स की झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? क्राउन्स झिल्ली को हम जेड धारी, जेड लाइन के नाम से भी जानते हैं। किस लाइन से? जेड लाइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशीय प्रोटीन कैल्शियम ग्राही हैं। निम्नलिखित पेशीय प्रोटीन कैल्शियम ग्राही जिसमें दिया गया टेप्टोमाइसिन, टेप्टोटिन, टेप्टोनिन और मायोसिन, और ऑप्शन नंबर डी है एक्टिन। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ट्रोपोनिन। क्या हो जाएगा? ट्रोपोनिन सही उत्तर। निम्नलिखित में पेशीय प्रोटीन कैल्शियम जो ग्राही है वो ट्रोपोनिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही जो है ये रिपीट हो चुका है ये वाला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इल। सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर उत्पन्न होता है। तो जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें फ्री यानी मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह नहीं है? तो मुक्त जो नहीं है वो सुक्रोज में नहीं है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन समूह जो मुक्त नहीं है वो किसमें? सुक्रोज में मुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों सेम पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेड्यूसिंग शुगर। तो इनमें से रेड्यूसिंग शुगर पूछा गया, कौन सा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचाई शर्करा नहीं है? तो सुक्रोज क्या है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। बाकी फ्रक्टोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज ये अपचाई शर्करा है यानी कि रेड्यूसिंग शुगर है। तो इनमें से क्या पूछा गया था? कौन सा रेड्यूसिंग नहीं है? तो सुक्रोज नहीं है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक कीटोन बॉडी नहीं है। तो कीटोन बॉडी कौन सा नहीं है? एसीटोन एक प्रकार का कीटोन बॉडी है। एसीटो एसीटेट ये भी कीटोन बॉडी के अंतर्गत आएगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट ये भी इसमें है, लेकिन इसमें एसिटिक एसिड नहीं है। एसिटिक एसिड ये कीटोन बॉडी नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे छोटा अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ग्लाइसिन होगा। ग्लाइसिन क्या है? सबसे छोटा अमीनो अम्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड आर, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें से कौन से हैं? तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो हो जाएगा आर्जिनिन और हिस्टाडीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल हीम के संश्लेषण में भाग लेता है? तो हीम के संश्लेषण में जो भाग लेता है वो ग्लाइसिन है। क्या है? ग्लाइसिन ये हीम के संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलेज आर मोस्टली एक्सो एंजाइम बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडो एंजाइम। हाइड्रोलेज अधिकतर एक्सो एंजाइम होते हैं, लेकिन
निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोलेज एंडो एंजाइम है? तो हाइड्रोलेज एंडो एंजाइम जो है वो इनमें से कौन सा है? उनमें से आपका हो जाएगा प्रोटीनेजेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, एमाइलेज भी एंडो और एक्सो दोनों रूप में हो सकता है, तो इसको भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं अगर आपको प्रोटीनेजेज नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो आप ए पर भी जा सकते हैं और अगर प्रोटीनेज है तो आप इस पर ही लगाएंगे, तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एलोस्टैटिक एंजाइम को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम रेगुलेटरी एंजाइम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? रेगुलेटरी एंजाइम, नियामक एंजाइम के रूप में एलोस्टैटिक एंजाइम को जानते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है इन एन अमीनो एसिड द NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप आर, यानी अमीनो अम्ल में NH2 और COOH ग्रुप हैं, ये भिन्न कार्बन परमाणु से बने होते हैं या फिर सामान्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं, या तीसरा है सामान्य नाइट्रोजन परमाणु से, और चौथा ऑप्शन डी जिसमें भिन्न नाइट्रोजन परमाणु से बने होते हैं। तो दोस्तों ये सामान्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाउंडेड टू द सेम कार्बन एटम्स। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए प्रश्न कि अमीनो अम्ल जिनमें NH2 ग्रुप तथा COOH ग्रुप है वो सामान्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि काले स्टाल अणु है, तो काले स्टाल अणु पूछा गया इनमें से कौन सा है? तो काले स्टाल अणु जो होते हैं उसमें 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं। क्या होते हैं? 4 फ्यूज्ड रिंग, यानी 4 असंगलित चक्रीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है यूरिया का संश्लेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड क्या कंसिस्ट करता है? तो न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजन क्षार और एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। ये न्यूक्लियोटाइड में, ओके, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ए नाइट्रोजनस बेस, ए पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सॉल्युबल विटामिन पार्टिसिपेट इन हेमेटोपाइसिन, यानी जिसको कहते हैं रक्त का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील विटामिन हेमेटोपाइसिन रक्त उत्पादन में भाग लेता है? तो ये भाग लेता है विटामिन B9 और विटामिन B12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस में निम्नलिखित को छोड़कर पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन एक्सेप्ट, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेजेस नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेजेज ये नहीं होता है। बाकी पेप्सिनोजन और प्रोरिन ये दोनों पाए जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिनोजन और ऑप्शन नंबर डी प्रोनिन ये पाए जाते हैं। हाइड्रोहाइड्रेजेज नहीं पाया जाता। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। कार्बोहाइड्रेट नहीं आता। ओके, तो जठर रस में क्या छोड़कर पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर के बाकी सभी पाए जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉन डाइजेस्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैर पाचक है? तो गैर पाचक एंजाइम की बात हो रही है मित्रों। तो गैर पाचक एंजाइम के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो कार्य करता है वो है आपका एंटेरोकाइनेजेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जिसमें ट्रिप्सिन क्या पूछा गया? ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंडोपेंटोजेस। क्या है ये प्रकार का? एंडोपेंटोजेस। ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल आर फर्स्ट टेकन अप फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल बाई, यानी कि वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल सर्वप्रथम आहार नाल से निम्नलिखित के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो ये ग्रहण किसके द्वारा किए जाते हैं भाई साहब? ये लिम्फ विसल लसिका वाहिकाओं से ये ग्रहण किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि
पाइनियल ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन का संश्लेषण करती है। तो पाइनियल ग्रंथि किसका संश्लेषण करती है? ये मेलेटोनिन का। किसका करती है? मेलेटोनिन का ये संश्लेषण करती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। निम्नलिखित में से स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है भाई साहब, याद रखेंगे। स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है? तो पहला देखेंगे जिसमें दे दिया गया ग्लूकोकार्टिकाइड। ये क्या है? ये प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इसमें आपका जो हो जाएगा डापामिन, माफ कीजिएगा डोपामिन। डोपामिन ये स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी प्रोजेस्टिन, प्रोजेस्टिन क्या है? ये एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन्स है। बाकी मिनरेलो कार्टिकाइड ये भी आपका एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। लेकिन डोपामिन ये नहीं है स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडोसिरिन डिसऑर्डर। यानी कि निम्नलिखित में से अंतःस्रावी विकार नहीं है। तो अंतःस्रावी विकार इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो संधिवात, संधिवात ये एक प्रकार का अंतःस्रावी विकार नहीं है। बाकी घेंगा, अतिवृद्धि और जड़ मानवता ये सभी एक प्रकार के अंतःस्रावी विकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न है कि स्तनधारी वृषण में शुक्राणु जनन नियंत्रण होता है। तो ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा होता है। किसके द्वारा? FSH के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण उत्पन्न नहीं होती है। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण जो उत्पन्न नहीं होता है वो होता है अग्रनिकायता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसमें है कि कालिप्स की हार्मोन है, कालिप्स हार्मोन्स। तो कालिप्स हार्मोन्स जो होते हैं वो PTH पैराथायराइड हार्मोन्स को क्या कहते हैं? कालिप्स हार्मोन्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये स्रावित किसके द्वारा होता है? लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लेडिंग सेल के द्वारा ये स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है FSH एंड LH आर कलेक्टिवली टर्म एज। FSH तथा LH संयुक्त रूप से नियमित नाम से जाने जाते हैं। तो इसका नियमित नाम जो है वो क्या है दोस्तों? इसका नियमित नाम जो है वो है, याद रखेंगे, गोडेनोटॉपिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगर हैस की दीपकाओं की कौन सी कोशिका द्वारा स्टोमेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है दोस्तों ये डेल्टा सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डेल्टा सेल। आंसर हो जाएगा डेल्टा कोशिका द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके अलावा 4 अदर मॉडल पेपर हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कोर्स वाले सेक्शन में है। आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि MCQ पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है MCQ क्वेश्चंस की। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसा कि मैंने अपने इस चैनल में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं जो आपको प्लेलिस्ट में या कोर्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी लोग उन प्रश्न पत्र को आराम से सॉल्व करिए और तैयार करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैं आंसर शीट नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, उस PDF को खुद से सॉल्व करना है। आप क्लास को अटेंड करिए और जो मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं उसको आप खुद से सॉल्व करिए। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी हिसाब से आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन है वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।